हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। हमारा रामधारी सिंह दिनकर के जो रश्मि रथी थे वो कविता पूर्ण हो चुकी। आज हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की पढ़ने से पहले हम उनका परिचय भी पढ़ेंगे और अज्ञेय की कविता हम पढ़ेंगे। यहाँ पर असाध्य वीणा, जो दीर्घ कविता, लंबी कविता का एक काल रहा हिंदी साहित्य में, उस काल में अज्ञेय की असाध्य वीणा बड़ी पूजी जाती है, बड़ी सराही जाती है और एक कल्पित कहानी को लेकर के कविता चली है। बड़ी सुंदर सी कविता है। पहले हम इनका परिचय पढ़ लेते हैं। तो अज्ञेय का जन्म है 1911 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञेय हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में वे जेल भी गए। बीएससी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन क्रांतिकारी तथा यायावरी का रहा, यानी वो घुमक्कड़ी ही थे और इन्होंने बहुत यात्रा वृतांत भी लिखे। अतः वे किसी व्यवस्था से बंधकर नहीं रह सके। सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक तथा दिनमान जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। ये मैगजीन निकलती थी, उन्होंने संपादन भी किया। तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी जैसे चर्चित उपन्यासों की रचना भी की। उन्होंने कहानी, नाटक, आलोचना आदि हर विधा में उच्च कोटि का लेखन किया। किंतु अज्ञेय मूल रूप से कवि हैं तथा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। प्रयोगवाद जो हम कहते हैं वो अज्ञेय से शुरू होता है। इनके तार सप्तक में अज्ञेय का नाम भी आता है। तो अज्ञेय है वो परंपरा, नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले भी कहे जाते हैं। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जिसे प्रयोगवादी काव्य का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। उसके बाद उन्होंने 3 और सप्तकों का संपादन किया, यानी तार सप्तक के बाद में तार सप्तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस तरह से तार सप्तकों का उन्होंने संपादन किया। अज्ञेय की काव्य यात्रा भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रहों की छायावादी गीतात्मक कविताओं से आरंभ होती है, किंतु वे आधुनिक हिंदी कविता को एक सर्वथा नया मोड़ देते हैं। इत्यल्लम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, अरियो करुण प्रभामय, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित हैं। अज्ञेय प्रयोगशील कवि थे। उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। ये बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है तथा कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी व्यंग्य के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी हुई है। उनकी कविताओं में स्वर वैविध्य भी उनकी बौद्धिकता के कारण ही है। संवेदना तथा बौद्धिकता की यह सह यात्रा अज्ञेय के काव्य को रूमानी परंपरा से अलग कर नए सौंदर्य बोध से संपृक्त करती है, यानी जोड़ती है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम हैं। अज्ञेय में व्यंग्य की गहरी क्षमता है। आंगन के पार द्वार जैसी लंबी कविताओं में उनकी अनुभव संपन्नता तथा नव रहस्यवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति मिली है। अज्ञेय के काव्य की भाषा सजग एवं समर्थ है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थवता प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। वे अपनी कविता पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। वे कवि कर्म को नितांत व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ कर्म मानते हैं, इसीलिए कभी कभी उनकी कविताएं शुष्क और दुरूह भी हो गई हैं। उनकी कविता का स्वर मूलतः व्यक्तिवादी है, यानी वो प्रयोगवाद की विशेषता है। एक पहली विशेषता व्यक्तिवादी, वो उन पर कविताएं इनकी सारी व्यक्तिवादी पर ही चलती है। आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद तथा चर्चित कवि व्यक्तित्व अज्ञेय का रचनाकार असाधारण था। तो अज्ञेय को हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं इनकी पहली ही कविता है तुम्हारे कोर्स में असाध्य, एक ही कविता है असाध्य वीणा, क्योंकि लंबी कविता है। तो इसमें एक उन्होंने कहानी घड़ी है कि किस तरह से एक राजा है और उन्होंने एक वीणा बनवाई, और वो वीणा भी कैसी वीणा थी कि उसको कोई बजा ही नहीं पाया। तो उन्होंने एक केश कंबली नामक व्यक्ति को बुलाया, कह लो तपस्वी को बुलाया, और फिर अपने दरबारियों को इशारा किया कि जाओ तुम वहाँ जा कर के वो उठा कर लाओ वीणा को।
और वीणा उठाकर लाई गई। फिर अंततः उन्होंने सोचा क्या यह भी वीणा को नहीं बजा पाएगा क्या, तो सबके मन में एक बड़ा प्रश्न सा रहता है कि अब क्या होगा। और तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा बिंब गढ़ा है कल्पना से। तो अब हम चलते हैं असाध्य वीणा में ही, और बड़ा मन से मनोयोग से पढ़ना बच्चों, मज़ा आएगा। पहला ही कहता है असाध्य वीणा में, आ गए प्रेमवध केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको, हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर। अब राजा के दरबार में पहुँचे हैं बुलाने पर, तो आ गए प्रियमवद। राजा कहते हैं कि प्रियमवद के आगमन पर राजा ने उनसे संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियमवद, केश कंबली, कंबल के जैसे केश धारण करने वाले, गुफा गेह, गुफा में रहने वाले, राजा ने आसन दिया। तो उन्होंने कहा, आ गए, आप आ गए केश कंबली या प्रियमवद। राजा ने उसे आसन देकर कहा कि हे प्रिय, कृत्य कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। हे प्रिय, आपके आ जाने से मैं धन्य हो गया हूँ। भरोसा है अब मुझको, मुझे अब पूरा भरोसा है कि आप आओगे और आपके आगमन से साथ आज मेरे जीवन की पूरी हो, साथ मेरे आज जीवन की पूरी होगी। आ जाने से मेरे जीवन की अभिलाषा, मेरे जीवन की इच्छा, मेरे जीवन की कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। लघु संकेत समझ राजा का। तब राजा ने अपने सेवकों को थोड़ा सा संकेत किया। उस संकेत को समझकर सेवक गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, और शीघ्रता से गए तथा असाध्य वीणा को उठाकर ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गए। उस वीणा को साधक प्रियमवद के सामने रख करके वे सेवक पीछे हट गए। सभी की उत्सुक आंखें, उस समय वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें उत्सुकता से प्रियमवद के चेहरे पर, सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर तथा उस वीणा, असाध्य वीणा पर एकटक लग गई थी। अब वो भाव यह है कहने का कि इस असाध्य वीणा को आज तक कोई नहीं बजा पाया, तो यह असाध्य वीणा, इसीलिए वो असाध्य रह गई, कोई साध ही नहीं पाया उस पर स्वरों को। तो प्रियमवद भी क्या उसे बजा पाएगा या नहीं, ये उत्सुकता सबके मन में है, कभी वीणा को लेकर के, कभी असाध्य प्रियमवद के चेहरे को लेकर के उत्सुकता बढ़ने लगी। तो परिकर और काव्यलिंग अलंकार है बच्चों इसमें। आगे फिर पढ़ते हैं हम। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में, जहाँ तपस्या करके व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम सीखे रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों सी डाले, हिमवर्षा से पूरे वन युद्धों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, कहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाते आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फन टिका नाग वासुकी सोता था। अब बता रहा है कि वीणा किस तरह से उत्तराखंड के दूर सुदूर पहाड़ों के ऊपर बसे हुए किसी प्रांत से, वहाँ बसे हुए पेड़ों से बनाई गई थी, और किस तरह से वहाँ का वो प्रांत है, वहाँ का वो जंगल, वहाँ का वो वन, वहाँ के वो पेड़ हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, राजा कह रहे हैं, राजा का कथन है, यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, राजा ने प्रियमवद से कहा कि यह वीणा उत्तराखंड के पर्वतीय वन भाग से, जहाँ घने वनों में व्रत धारण करने वाले अनेक तपस्वी रहते हैं, वहाँ से बहुत पहले हमारे पास आई थी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है। हमें इसका पूरा इतिहास तो ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, परंतु हम इसके विषय में इतना सुन चुके हैं कि किसी वज्र कीर्ति नामक तपस्वी ने अति प्राचीन किरीट वृक्ष से, किरीट वृक्ष है नाम है, किरीट वृक्ष से इसे गढ़ा था और मंत्रों के द्वारा इसे पवित्र किया था। उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में किरीट नामक ऐसा विशाल वृक्ष था कि वह हिमालय के समान ऊंचा और व्यापक था। अब यहाँ किरीट की विशेषता बता रहा है राजा उस प्रियमवद को कि वो जो किरीट का वृक्ष है, तो वो मानो इस कारण ऐसा लगता था कि किरीट नामक विशाल वृक्ष है
वो हिमालय के समान ऊंचा और व्यापक था, यानी इतना विशाल था। इस कारण हिमालय की बर्फीली चोटियां मानो उस किरीट वृक्ष के कानों में अपना अपना रहस्य कहती थीं। किरीट वृक्ष के तने इतने ऊंचे और मजबूत थे कि उन पर बादल विश्राम करते थे। उसकी डालें हाथियों की सूंडों की तरह मोटी लंबी थीं और वह बर्फ़ पड़ने पर तथा वर्षा होने पर उन डालों के नीचे जंगली जीवों के झुंडों को आश्रय देता था और उनकी रक्षा करता था। भालू उसके कोटरों में निवास करते, उनके जो बने हुए होते थे एक तरह से वृक्ष के तने में खोखल भाग बनाकर, खोखला करके रहने की जगह, तो उसमें भालू निवास करते थे, ऐसा वो वृक्ष था। और सिंह उसके तने की छाल से अपने कंधे खुजलाने आते थे। आशय यह है कि किरीट वृक्ष इतना विशाल था, वह सभी वन्य जीवों को सहारा तो देता ही, आश्रय तो देता और संरक्षण भी देता था। और साथ में ही सुना गया कि वह उस वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंची हुई थी तथा सुगंधित शीतलता से युक्त उन जड़ों से अपना फन टिकाकर वासुकी नाग सोते थे। यानी इस तरह का वो एक विशाल वृक्ष था जिसके वृक्ष की लकड़ी से ये वीणा, असाध्य वीणा बनाई गई। आगे फिर वो बताएंगे। तो काव्यलिंग, परिकर, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली है वो तत्सम प्रधान है और बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।